हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सृजन कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि हमने वादा किया था कि सब कुछ अपनी नोट से आएगा, सब कुछ अपने पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से आएगा, सब कुछ अपने टेस्ट सीरीज से आएगा। बेटा हूबहू बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और जिन लोगों ने हम पे उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने ये हम पे कटाच किया कि वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोग टेस्ट नहीं करा पाएंगे, वो लोग कोचिंग नहीं चला पाएंगे, बेटा आज उनके गाल पे करारा तमाचा लगा है। और यहाँ पे पूरी तरह से सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है जब आप लोग ने ये कहा कि इंग्लिश का पेपर हूबहू जैसे टेस्ट में कराया जाता था, जैसे डीपीपी में क्वेश्चन सेट कराए जाते थे, सर बिल्कुल वैसे आए। ये सब सुन के बेटा बहुत खुशी हुई। ये 6 महीने में ही हमने जो अचीवमेंट किया, जो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बेटा किया, इन सबसे बहुत खुशी मिली। और ख़ास करके ये वीडियो हम इस पर्पज़ से लेके आए हैं कि जो भी बच्चे हमारे किसी वजह से या किसी के कहने से हम पे भरोसा नहीं दिखाए, या ऐसा कुछ हुआ, या मान लो जो अपने बच्चे ही पूरी तरह से अच्छे तरीके से फोकस हो करके हमारे अकॉर्डिंग नहीं चले और किन्हीं वजहों से वो असफल हो गए, तो बेटा एक बार फिर से मौका है, बहुत अच्छे तरीके से पहले सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे कमी हुई, कैसे क्या हुआ, हम क्वेश्चन को समझ कैसे नहीं पाए, अगर हमारी नोट से क्वेश्चन आया था तो हमने वहाँ पे क्या गलती की, सब कुछ समझते हुए बेटा हम लोग करेंगे। और अभी लास्ट में बहुत सारी बातें आपको और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बेटा एक बार थोड़ा सा दिखाते हैं क्वेश्चन क्या कैसे आए थे बीएससी नर्सिंग एग्जाम में इस बार। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन। देखो बेटा, अगर बायोलॉजी की बात करें, देखो सबसे पहला क्वेश्चन था ये बेटा, सबसे फेवरेट क्वेश्चन था। हमेशा सर्कुलेशन में बोलते थे कि लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, तो बेटा एरोटा। और दूसरा क्वेश्चन अगर देखो, वेयर डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन नेफ्रॉन, तो बेटा ग्लूकोज का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था, सब लोग बोलो पीसीटी में। हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चन करते थे तो यहाँ पे बोलते थे कि ग्लूकोज का 100% बेटा एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता, बाइकार्बोनेट का तो 70% ही होता था, लेकिन ग्लूकोज का बेटा 100% हो जाता था। अगला क्वेश्चन था, हाउ डज ईस्ट रिप्रोड्यूस, तो बेटा इसका तो बहुत बेहतरीन आंसर था, बडिंग वाला, सबको लगभग याद ही रहा होगा। बोलो ईस्ट में किसके द्वारा प्रोडक्शन होता है बेटा, बडिंग के द्वारा। What does the enzyme pepsin digest, बेटा ये वाला चैप्टर डायसन एब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी से हट गया था, फिर भी मैंने एक पेज का बेटा जो नोट्स दिया था, हमने कहा था डायसन चैप्टर जरूर पढ़ के जाओ। देखो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया, क्या था बेटा, सब लोग बोलो पेप्सिन किसका करता था, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन था, आर डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस, तो बेटा ये वाला तो हमेशा याद था। अगर तुमसे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा तो क्या होता था, 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा तो बेटा इसका मैंने पढ़ाया था 1:1, 2:4:2, 1:1 करके। क्लियर बेटा, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था बेटा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। मैंने जिस दिन रिवीजन जब चल रहा था बेटा हम लोग का, तो इस क्वेश्चन मैंने बहुत फोकस किया था और मैंने कहा भी था कि जो पैकाइटिन होता है स्टेज बेटा, इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, बहुत सारी बातें समझाई थी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया था इस पे। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, व्हिच इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है बेटा। इसमें जो है कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी बेटा। यहाँ पे जब हमने बताया था क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन आए तो ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो, क्लियर, तो तुम सही ऑप्शन तक जरूर पहुंच जाओगे। जैसे बेटा इसमें चारों ऑप्शन देखते तो तुमसे लिम्फेटिक ऑर्गन पूछा तो लीवर और पैनक्रियास तो हो नहीं सकता, बचा थाइमस और स्प्लीन। अब बेटा थाइमस और स्प्लीन में अगर थाइमस की बात करें तो बेटा ये तो एज के साथ में क्या होता है, घटता जाता है। हमने कई बार बताया कि कभी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो सबसे पहले थाइमस ग्लैंड से ही उसकी एज का पता चलता है। तो ये क्योंकि एज के साथ ये क्या होती है, घटती, तो सबसे बड़ी तो बेटा क्या होगी, स्प्लीन होगी, जिसको ग्रेविड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं था। अगला हम बात करें, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू व्हिच जीन, तो बेटा सबसे पहले कितना प्यारा क्वेश्चन था, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू व्हिच जीन। तो बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता था, तो मैंने कहा था मेंडल भाग्यशाली थे, क्योंकि मेंडल लिंकेज के चक्कर में नहीं पड़े। लिंकेज का मतलब जो मॉर्गन साहब ने समझाया था, अगर लिंकेज के चक्कर में मेंडल साहब पड़ जाते तो अपना नियम ना दे पाते। और एक्चुअली में ऐसा तभी होता है जब डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट हो। कहाँ बेटा, डिफरेंट क्रोमोसोम पे। बहुत अच्छा मैंने क्लास में इसको डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन था, द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड, बेटा ये क्वेश्चन जिस दिन मैं एनिमल टिश्यू रिवाइज करा रहा था बेटा, मैंने चारों 5 लाइनिंग जितना भी था हमने डिटेलिंग में तुम्हें क्लास में याद करवाया था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया था। बच्चे ये भी कह रहे थे सर इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कहा था बेटा
एनसीईआरटी की सारी लाइन बायोलॉजी को खास करके बेटा, बायोलॉजी देखो, हम जब भी बेटा तुम्हें जब बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो हम एक ही बात कहते थे, बायोलॉजी इसलिए मत पढ़ो क्योंकि हमको 24 क्वेश्चन या ये चीजें सही करना है, बायोलॉजी इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम बेटा मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, यही तुम्हारा आधार है, इसको बहुत डेप्थ में पढ़ो। क्लियर। और हमने कहा था बेटा कि हम तुम्हें यहाँ पे जो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें यहाँ तो काम देगा ही, तुम्हें मेडिकल कॉलेज में भी काम देगा, और बेटा पहुँचोगे मेडिकल कॉलेज तो इस बात के लिए तुम जरूर हमें याद करोगे जो हम बायोलॉजी जिस तरह से पढ़ाए हैं। तो बेटा बायोलॉजी पढ़ने में तो डिटेल तो चाहिए होता है, भले हम नर्सिंग की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें। चलो, तो ये क्वेश्चन कितना प्यारा था बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियम फ्रॉम वेयर इज द इंसुलिन हार्मोन कहाँ से क्रिएट होता था, तो बेटा सबको याद था पैनक्रियाज। किसमें? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की बेटा अल्फा या बीटा, तो बीटा सेल में। चलो, इन वर्टिब्रेट व्हाट इज द नोटोकॉर्ड प्लेस, वर्टिब्रल कॉलम। कितना मैंने अच्छा सेंटेंस बोला था, इसीलिए तो बेटा सारे के सारे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे बोला था, सारे वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा हैं लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, इसी वजह से जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है उन्हीं कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, एनिमल व्हिच जॉइंट अपेंडेजेस बिलोंग टू फाइलम। तो बेटा जॉइंट अपेंडेज किसमें होता है, कितना सुंदर क्वेश्चन था ये भी, आर्थ्रोपोडा। देखो लगभग ऐसे क्वेश्चन थे बेटा। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने जो बायोलॉजी लास्ट में रिवीजन किया था, जो मैराथन क्लासेस लिए थे, लगभग सारे क्वेश्चन जो जो चैप्टर हमने डिटेल में पढ़े थे उन्हीं से लगभग बायोलॉजी आया है ना, ये सबने बेटा नोटिस किया। देखो लास्ट में हमने थोड़ा सा बायोटेक और इकोलॉजी पे उतना कायदे से फोकस नहीं किया, वो हमने कहा ना बेटा कई बार टेस्ट में आया, तुम लोग देख लेना। देखो वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया, मेजर पोर्शन क्वेश्चन इधर ही से आए। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल एडल्ट फीमेल में। तो बेटा ये तो प्यारा क्वेश्चन था, कई बार टेस्ट में आया, 12 से लेके हम लोग 12 से 16 तक याद रखते थे, इसमें 12 से लेके 15.5 तक हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सेंट इन। बेटा क्या प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मैंने पढ़ाया था प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाए वही बेटा क्या है, प्रोकैरियोटिक। और मैंने पढ़ाया था यूकैरियोटिक, जिसमें लग गया यू वही तो हो गया ट्रू, यू लग गया मतलब ट्री हो गया, तो ट्री न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन था बेटा, मैंने बताया था नेचुरल पेसमेकर क्या होता है, एस से नोड होता है, और इसी में मैंने पढ़ा था नेचुरल पेसेटर बोल दे तो ए बी नोड होता है, तो बेटा ये एस से नोड हो गया। अगला, व्हाट इज द स्केलेटन ऑफ अ स्पंज मेड अप ऑफ। बेटा इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन की कोई नहीं थी गुंजाइश, क्योंकि इसके जो अदर ऑप्शन थे ना वो बिल्कुल नेग्लेक्ट करने वाले थे, तो उसमें तो स्पेक्यूल ही आंसर ही सबसे सही था। इसमें तो बेटा कार्टिलेज बोन ऐसे करके एक दो ऑप्शन थे, वो तो बिल्कुल, काइटिन था शायद, कार्टिलेज था बोन, तो ऐसे भी गलत था, तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा स्पेक्यूल, इसमें भी कंफ्यूजन का चांस नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जिबरेलिन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। बेटा बहुत प्यार से मैंने तुम्हें फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाया था, और उसमें मैंने बताया था जिबरेलिन का छिड़काव हमने बताया था कि हम लोग गन्ने की खेतों में करते हैं, तो उसका देखो कितना अच्छा था, स्टेम इलॉन्गेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, स्टेम इलॉन्गेशन के लिए। अगला, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट एंड लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये तो प्यारा क्वेश्चन, ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। चलो अगला देखो, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ, ये भी बेटा अमीनो एसिड सिंपल ही था। व्हिच विटामिन सिंथेसाइज्ड इन द स्किन फ्रॉम द सनलाइट, विटामिन डी। ये सब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। व्हाट हैपन ड्यू टू है ना यूट्रोफिकेशन। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है लक। हमने बेटा यूट्रोफिकेशन वाले क्वेश्चन को एक बार जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बेटा ये सब क्योंकि ये वाला जो शब्द है, ये जो टर्मिनोलॉजी यूट्रोफिकेशन अभी इतने डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यूट्रोफिकेशन बेटा मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ा था। एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर था बायोलॉजी के लास्ट में, इन्वायरमेंटल वाला जो चैप्टर रह गया वहां पे ये टर्म था, लेकिन प्रीवियस ईयर से बेटा मैंने ये शब्द भी तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था। हमने कहा था वाटर बॉडीज से लैंड में जो कन्वर्ट होता है यूट्रोफिकेशन की वजह से ही होता है। देखो इतना प्यारा क्वेश्चन आ गया, और यूट्रोफिकेशन की वजह से बेटा ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, यही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला, व्हाट इज द एलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ये भी रिमूव हुए चैप्टर से था, हालांकि उस चैप्टर पर उतना ध्यान नहीं जाता, फिर बेटा इसमें तुम गेस करके क्वेश्चन को कर सकते थे आराम से।
यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर था, जिसपे हो सकता है कि उतना ध्यान ना गया हो। यही एक क्वेश्चन था बायोलॉजी में, और एक भी क्वेश्चन नहीं था बेटा। तो येलोइंग इसको लेकिन तुम गेस करके ऑप्शन के हिसाब से एक इसमें देखो तुम्हारा ध्यान नेक्रोसिस और ये क्लोरोसिस पे जाता। तो बेटा येलोइंग लीफ का जो होना, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा कुछ अगर सेंटेंस से सोचते तो तुम क्लोरोसिस को ऑप्शन मार सकते थे आराम से गेस करके बेटा। चलो बस यही एक क्वेश्चन ऐसा था। अगला, व्हिच ब्लड सेल आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनो सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। बेटा कितना प्यार से मैंने क्वेश्चन बताया था। डिफेंस के लिए क्या होता है WBC, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है RBC, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है प्लेटलेट। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अपना हुआ करता था। देखो आ गया एग्जाम में। अगला, व्हिच स्ट्रक्चर कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा ये भी जब मैं रिवीजन करा रहा था तुम्हें पूरा का पूरा स्टोमेटल अपरेटस का फोटो बनवाया था, और वहां पे तुम्हें गार्ड सेल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। और मैंने कहा था गार्ड सेल में बेटा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और जिसकी वजह से ये ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करते हैं। पूरी मैकेनिज्म समझाया था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन इस पे बना है बेटा। तो इस तरह से ये 24 क्वेश्चन बायोलॉजी के बेटा एग्जाम में 10 मिनट में करने वाले क्वेश्चन थे। अगर तुमने हमसे 10 से बायोलॉजी पढ़ी थी बेटा, पूरा मन लगा के समझा था, तो ये 10 मिनट में तुम बायोलॉजी कर देते। एक भी कहीं बेटा एक क्वेश्चन को छोड़ दो, कहीं कोई कंफ्यूजन का भी चांस नहीं था। इतने डिटेल में बेटा मैंने तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाया था हर एक चैप्टर को, और हम यही सोच के तुम्हें पढ़ा रहे थे कि बेटा तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, थोड़ा सा बायोलॉजी तो डिटेल में पढ़ना ही है अच्छे से। और देखो बेटा कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बायोलॉजी में बने। चलो आगे देखते हैं अगला पोर्शन, सबसे फेवरेट बेटा केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे बेटा। कुछ लोग कह रहे थे केमिस्ट्री का पेपर इस बार थोड़ा मॉडरेट बना है। तुम लोग तो खुद ही बताओ बेटा कैसा मॉडरेट है। हम लोग के लिए तो बिल्कुल चिंदी टाइप का क्वेश्चन है ना। बहुत प्यार से हमने हर एक क्वेश्चन को बेटा नोट्स में करवाया था। और जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, बेटा कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया है। जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है सब लोग बोलो H2O बेटा किस पे टूटता है, H+ और OH-, H+ और OH-। बेटा H+ कैटायन कहां पे जाता है, कैथोड पे। क्या होता है रिडक्शन, क्या मिलती है हाइड्रोजन गैस। OH कहां जाता है, तो बेटा इसका हमने कितना सुंदर बताया था। कभी भी OH एनोड पे जाएगा और कभी भी OH जाता था, तो मैंने कहा था इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा 2 करके ऐसे लिख लिया करो। क्लियर। और OH बेटा जब कभी एनोड पे जाएगा तो मैंने बताया था ना कि वाटर बन जाता है और हाफ ऑक्सीजन, तो मेनली यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। तो वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2 और O2 मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एल्कीन कंटेन, बेटा बोल दो डबल बॉन्ड, सिंपल क्वेश्चन। अगला जो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन अकर्स, बेटा ये क्वेश्चन सब लोग बताओ मैंने कितनी बार तुम्हें रेड कैट याद करवाया है। मैंने बेटा केमिस्ट्री में नोटिस किया है लगभग जो हम ट्रिकों से क्वेश्चन याद किए थे उस पे बहुत बना था। बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार बताओ रेड कैट याद करवाया है ना। और मैं हमेशा बोलता था रेड कैट से रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, तो बोलो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा। क्लियर है। चलो आगे देखो। अब देखो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, बेटा जब मैं थर्मोडायनामिक पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था एंट्रोपी का मतलब होता है आजादी। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस होता है। और हमेशा मैं कहता था कभी भूल जाओ तो याद रखो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। तुम इस तरह से भी याद कर सकते थे तो आराम से हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच आर, बेटा ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार टेस्ट में आया, सब कुछ आया। मैंने बताया था ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो अपनी ट्रिक क्या हुआ करती थी, एक बार बेटा तुरंत बोलो, अली संग सभी जिम्बाब्वे बस से गए। बेटा उतना जाना भी नहीं था, उतने एलिमेंट हमने बताया था। 2 एलिमेंट तो हमेशा दिमाग में, एल्युमिनियम और जिंक। देखो एल्युमिनियम आ गया Al2O3। बाकी तो एम्फोटेरिक मेटल बेटा टोटल 10 होती हैं। अली संग सभी जिम्बाब्वे बस से गए, उसी ट्रिक से हम लोग कर लेते। देखो बेटा कितना अपना ट्रिक काम कर रहा है इस बार, सारी चीजें लगभग। अगला देखो, द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेटा दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स तो लंदन फोर्स था। इट इज द एग्जांपल ऑफ वंडर वॉल फोर्स, लंदन फोर्स था। कितनी बार केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आया है। अगला क्या था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट ब्रेक, बेटा जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता था, सोचो ये कॉन्सेप्ट को मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट को हमने बायोलॉजी में भी डिस्कस किया था बेटा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब हम हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन को डीनेचर करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। और बेटा केवल उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हुई है,
समझ रहे हो, तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम है, तो जिसकी वजह से बेटा उसका पेप्टाइड बॉन्ड थोड़ी ब्रेक होगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके आयनिक बॉन्ड, उसके सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन बेटा उसके पेप्टाइड बॉन्ड रिमेन सेम रहेंगे। कितना प्यारा, केवल बेटा डीनेचुरेशन पर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस होती है, क्लियर, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेटा, डीनेचुरेशन भी, और मैंने कहा था डीनेचुरेशन जब हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाता है, लो टेम्परेचर पे ले जाता है तो इनएक्टिव हो जाता। मैंने कहा था इनएक्टिव से एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन डीनेचुरेशन हो गया तो डीनेचुरेशन नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल बेटा याद होगा, मैंने कहा था दही का बनना, है ना, और जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तो उसमें बेटा क्या होता है, डीनेचुरेशन ही होता है। एग्जांपल भी नोट्स में करवाए थे बेटा अच्छे से। चलो आगे देखो, आयन विद हाईएस्ट चार्ज, अरे इसमें तो महाराज थोड़ा कठिन क्वेश्चन बना देते, तुम चार्ज डेंसिटी पूछे और तुम चार्ज ही दे दो बेटा, इसमें तो चार्ज अपान साइज होता है, चार्ज डेंसिटी, यहाँ तो चार्ज से ही एक ही ऑप्शन में एल्युमिनियम 3+ चार्ज था, चार्ज से ही क्वेश्चन आ जाता, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में तो बेटा बहुत हल्का लेवल में दिया था, कोई भी डेप्थ था ही नहीं, कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं केमिस्ट्री में। आ जाओ, स्ट्रॉन्ग गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अकर्स इन, बेटा बहुत प्यार से हमने पढ़ा था, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इनका इंटरेक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उसमें सबसे ज्यादा किसका था बेटा, आयनिक का, फिर क्या था, कोवैलेंट था, फिर क्या था, मेटेलिक था, क्लियर, इसमें आंसर क्या होता, आयनिक। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, बेटा CnH2n, हल्के क्वेश्चन। आगे आ जाओ, अगला देखो, अकॉर्डिंग टू ग्राहम, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, देखो ये भी जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो बेटा एक चैप्टर होता है स्टेट ऑफ मैटर, वो भी सिलेबस से हट चुका है, लेकिन देखो पिछली बार भी इस पे क्वेश्चन बना था, इस बार भी बनाया, और ये भी जब हम बेटा प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व करा रहे थे तब ये क्वेश्चन वहां पे कुछ दूसरा करके दिया था कि ग्राहम लॉ ऑफ डिवीजन, एग्जांपल करके कुछ और था, और वहीं पे मैंने डिस्कस कराया था इस क्वेश्चन को बेटा कि ग्राहम में रेट जो होता है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कितना सुंदर तरीके से पढ़ाया था, दोनों टर्म पढ़ाए थे। आर जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√d के या 1/√, मॉलिक्यूलर वेट के, ये दोनों टर्म हमने बताए थे। इसमें बेटा डेंसिटी ऑप्शन हो जाता, डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट है तो डेंसिटी, तो इस पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, तो हम डेंसिटी को बढ़ के आगे, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अगला सोचो, जो सिलेबस में नहीं था ये चीज हमने देखा बेटा, जो सिलेबस में थोड़ा ये प्रीवियस ईयर से उठा के दे दिए हैं, ग्राहम पे तब भी बना दे, ग्राहम पे आज भी बना दिए। चलो अगला क्वेश्चन, मोलेलिटी डिपेंड ऑन, तो बेटा सिंपल सा, इसमें जो ऑप्शन था टेम्परेचर था शायद, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें एक ही था बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। सब लोग बैठे बैठे तुरंत बताओ बेटा, मोलेलिटी का फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन, द पीएच रेंज ऑफ एसिड, बेटा क्या पढ़ाए थे, <7। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पीएच पे कराए थे, हल्का क्वेश्चन बना दिए। अगला, इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, अगेन बेटा अपनी ट्रिक काम कर गई। मैंने बताया था, पहले मैंने डिटेल से तुम्हें गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, और लास्ट में मैंने कहा था बेटा केवल अपनी एक ट्रिक याद रखो, एलोन, क्या याद रखो, एलोन, एलोन बेटा मैंने तुम्हें ट्रिक पढ़ाई थी, और कितना सुंदर तरीके से मैंने पूरा गैल्वेनिक सेल एक ट्रिक में खत्म कर दिया था। ए मतलब एनोड हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, हमेशा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और बेटा मैंने कहा था यहीं से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो एनोड से होगा तो कहाँ पे होगा, कैथोड पे, तो आंसर क्या है, एनोड टू कैथोड। एक ट्रिक से मैंने पूरी गैल्वेनिक सेल समझा दी थी। आगे देखते हैं बेटा, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटा मैंने बताया था बॉयल्स ने अपने आप को ही कांस्टेंट कर दिया, ऐसे करके याद रख लो, बॉयल बॉयल मतलब टेम्परेचर कर दिए, तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, PV = nRT। अब यहाँ बॉयल लॉ अप्लाई करो तो n तो बेटा कांस्टेंट है, R तो जन्मजात कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या होगा, इनवर्सली, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज शोन बाय, अगेन बेटा अपनी ट्रिक, फोन कॉल है ब्रो, काशी से PV सिंधु का, याद है ना, तो उसमें बेटा सबसे, इसमें तो ज्यादा जाना ही नहीं था, देखो कितने हल्के में निपट जा रहा था, फ्लोरीन। अगला ये लो बेटा, कुछ और का देते तब भी समझ में आता, मीथेन का पूछे, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। अगला, द प्राइमरी केमिकल स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये अगेन तुम ये मत कहना कि ये बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी है,
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा मैंने तुम्हें हेलो एल्केन हेलोरेन में समझाया था। पॉली हेलोजेनिक कंपाउंड होते हैं और इसमें मैंने पढ़ा था इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला क्या था, CF2Cl2। मैंने उस समय पढ़ा था बेटा ये बहुत ही डेंजर होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि ये क्या काम करता है, केमिकल जो ओजोन लेयर डिप्लेशन करता है, CFC है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फार्मूला क्या था, CF2Cl2। देखो अगेन क्वेश्चन वहीं से आ गया। अगला देखो बेटा, Which thermodynamic quantity determine the spontaneity। अरे बेटा कितना बढ़िया से पढ़ाए थे, गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने बताया था व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, जो अवेलेबल एनर्जी होती है बेटा वर्क डन करने के लिए सिस्टम के पास, उसे क्या बोलते हो, गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर वो निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम। चलो अगला देखो, कह रहा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट बेटा वोल्ट होती है, बहुत बड़ा पढ़े हो। पोटेंशियल जैसे नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ते थे वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट ही होता है। अगला, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये क्वेश्चन बढ़िया था बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करना एक्वस NaCl का, हाइड्रोजन इज फॉर्म, और इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन एट कैथोड बिकॉज। अच्छा इसका रीजन बताना था बेटा, हमने बताया था जब कभी तुम एक्वस शब्द आ जाए तो एक्वस का मतलब बर्तन में बेटा Na+ और Cl- के साथ साथ और कौन आ जाता है, H+ और OH-। अब इसमें मैंने अपनी ट्रिक पढ़ाई थी बेटा, कितना सुंदर बताया था। मैंने कहा था कैथोड और एनोड, अब दो कैटायन दोनों लड़ाई तो होगी, कौन कैथोड पे जाएगा कौन एनोड पे जाएगा। तो मैंने कहा था लड़ाई कैसे शांत कराते हैं, तो सबसे पहले बेटा कैथोड पे वो कैटायन जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, ये तो पानी पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहा नीचे, और नीचे कौन होता है बेटा, हाइड्रोजन। तो इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा देखो इसमें ऑप्शन ये था वाटर इज रिड्यूस, जाहिर बात है जो नीचे होगा वही तो बेटा रिड्यूस होगा प्रिफरली, क्योंकि नीचे होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, इस वजह से बेटा इसका ऑप्शन ये था। और मैंने बताया था एनोड पे कौन जाएगा, जिसके पास ऑक्सीजन कम हो, तो एनोड पे क्लोरीन, हालांकि उससे मतलब नहीं था, हमें आंसर यहीं से मिल जाता, वाटर इज रिड्यूस प्रिफरली। इसीलिए बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं वही सबसे पहले कहाँ जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन, बेटा एक कोई रिएक्शन दी थी, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें देखो ऑप्शन से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, तुमसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, अच्छे इंसान हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडेशन करते हैं, खुद बेचारे रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसे तो पढ़ाया था। अब खुद रिड्यूस हो जाएंगे तो खुद रिड्यूस हो रहे मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सिंपल सा आंसर था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भाई खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर, दूसरे को क्या करें ऑक्सीडेट, अच्छे लोग थे, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था बुरे लोग हैं, ये दूसरे का क्या करते हैं रिडक्शन, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो रहे, ऐसे कहानी करके याद कराए थे। अगला चीज देखो, ये क्वेश्चन अगेन बेटा अगेन तुम जाके देखना, जो प्रीवियस ईयर था बेटा वहीं से तीन क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारे लगे, एक यूट्रॉफिकेशन वाला PYQ से, एक बेटा जो भी मैंने पढ़ाया ग्राहम लॉ वाला, और एक ये क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन बेटा PYQ के ही थे, और इसको तो डिक्टो हम लोग ने पढ़ा था। अब ये भी बेटा ये क्वेश्चन भी हाइड्रोजन वाले चैप्टर से आता था, वो चैप्टर सिलेबस से हट गया है, लेकिन वहां से बेटा ये PIP से क्वेश्चन हम लोग कई बार चर्चा किए रहते हैं कि सोप आर इनइफेक्टिव हो जाता हार्ड वाटर में। क्यों बेटा, सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव हो जाता, इनइफेक्टिव हो जाता है, तो मैंने बताया था क्योंकि बेटा स्कम बन जाता है वहां पर, और स्कम जो होता है इनसॉल्युबल कैल्शियम साल्ट को ही हम बोलते हैं स्कम बन जाता है, क्लियर है। तो इस वजह से झाग नहीं बनती वहां पर, कई बार ये बेटा हुआ है इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट। और अच्छा इसका ऑप्शन जो भी था इतना बेकार था ना कि तुम्हें ऑप्शन सही लगता, ये चीज होता है। देखो बेटा कोई चीज अगर एक बार हमने गहराई से पढ़ी तो जैसे ये चीज की फीलिंग ऑप्शन को देख के लगे अच्छा यही ऑप्शन, अब थोड़ा कंफ्यूजन भी हो, इसलिए कहते हैं बेटा कोई भी चीज हो तुम फील करके पढ़ो, साइंस फील करने की चीज होती है। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा इसी के साथ केमिस्ट्री हो गया खत्म, शायद इसमें क्वेश्चन नहीं पता चला है तो इसी है। चलो तो देखा बेटा पूरी बायोलॉजी पूरी केमिस्ट्री, तुम कह दो बेटा कहीं से कि हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए थे। 6 महीनों के अंदर ही बेटा मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। इस बार देखो केमिस्ट्री मैंने कितना फिल्टर करके पढ़ाया था, जो बेटा तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने कितनी सुंदर उसकी नोट्स बनवाई थी, सारी चीजें, और इतने कम में बनवाए थे कि उसको तुम बेटा आराम से रिवीजन भी कर सकते थे। यानी कि मैंने बहुत पोथी पत्रा टाइप का कुछ तुम्हें पढ़ाया था। हर एक बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 पेज में खत्म किए थे, केमिकल काइनेटिक्स 3-4 पेज में खत्म किए थे। बेटा ऐसे चैप्टर को मैंने फिल्टर करके पढ़ाया और कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। ये होता है बेटा, इसीलिए कहते हैं ना भरोसा जताओ, भरोसा जताओ, और एक भरोसा बेटा और कायदे की मेहनत, सफलता जरूर मिलेगी।
चलो बेटा हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। बेटा मैं फिजिक्स क्यों लेके आया हूँ? अब फिजिक्स मेरा तो सब्जेक्ट था नहीं, ठीक है, सर ने फिजिक्स पढ़ाया था, लेकिन बेटा फिजिक्स में जब तुम लोगों ने कहा कि सर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने बेटा फिजिक्स का भी बेड़ा उठाया लास्ट में, और हमने कहा था बेटा चिंता ना करो, और 17-18 दिन में बेटा हिस्ट्री क्रिएट करता मैंने पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज करवाई थी, और 2-2 पन्नों में हमने फिल्टर नोट्स से करवाई थी बेटा। और इसलिए फिजिक्स वाला ये वीडियो मेन पर्पज यही था बेटा, जो फिजिक्स पे थोड़ी सी उंगली उठी थी, मैंने कहा था कि मेरे रहते हुए बेटा कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता है, हम एक पैसे का नुकसान नहीं होने देंगे। और इसी बात के लिए बेटा मैंने 17-18 दिन में जो भी तुम्हें फिजिक्स पढ़ाया था, जितना भी करवाया था, मैंने कहा था उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, और जो अपने फिल्टर नोट्स हमने करवाए थे बेटा उसका इसका तो मैंने पूरा प्रूफ लेके आया। बाकी किसी को कोई प्रूफ चाहिए तो हमारे जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जा करके उनकी नोट्स देख लें, सब कुछ देख लें, और इसके लिए तो मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेके आए, अभी तुम्हें लास्ट में दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन फिजिक्स के बेटा अपने फिल्टर नोट से भरे हैं। इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जो अपना अनुभव 10-11 साल का था वो बहुत अच्छे से काम दिया, भले ही अपना सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं था, लेकिन फिजिक्स में भी गर्दा उड़वा दिए। पूरा पूरा क्वेश्चन हमने फिल्टर नोट से मैच करवाया। ये एक अपने आप में हिस्ट्री है बेटा। अभी तुम देखोगे सिंगल क्वेश्चन फिजिक्स का बाहर नहीं आता। इसके लिए तो मैं जब से इसको देखा बहुत दिल से खुशी हुई कि बहुत अच्छा हमने तरीके से बच्चों के लिए सब कुछ किया। ठीक है बेटा, चलो 1 बाय 1 तुम्हें सारे क्वेश्चन अभी लास्ट में दिखाएंगे, और बेटा ये चीज तुम लोग जरूर दिखाना, सबको दिखाना कि तुम्हारे सर ने तुम्हारे लिए क्या मेहनत की थी। चलो आ जाओ बेटा, हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। देखो सबसे पहला प्यारा क्वेश्चन आ गया। वैसे फिजिक्स में अभी तक न्यूमेरिकल नहीं देता था, इस बार 3-4 दे दिया, क्या घबराने की जरूरत थी, कोई बड़े न्यूमेरिकल थोड़ी ही थे बेटा, सिंपल न्यूमेरिकल थे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आता था, इस बार दिया, अरे एक हाथ दे दिया, और छोटे न्यूमेरिकल दिया। ऐसे न्यूमेरिकल तुम लोग टेस्ट सीरीज में पता नहीं कितने किए हैं। क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। आ जाओ देखते हैं बेटा, सिंपल सा, जैसे सबसे पहला द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1:5। ये टर्न रेशियो दिया है। इफ द प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है बेटा 200 वोल्ट, देन सेकेंडरी वोल्टेज इज, हमने कहा था बेटा यहाँ पर ट्रांसफार्मर से 2 या 3 क्वेश्चन बनते, तो उसमें से मैंने कहा था ये फार्मूला जरूर याद रखना बेटा। कितने सुंदर तरीके से हमने याद कराया था, NS/NP इज इक्वल टू BS/BP इज इक्वल टू, करंट इनवर्सली हो गया था ना, IP/IS। मैंने कहा था वोल्टेज टर्न के डायरेक्टली होते हैं और करंट क्या होता है इनवर्सली। कितना प्यारा क्वेश्चन था, हालांकि मुझे करंट से कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो बेटा वोल्टेज और टर्न से मतलब था, बस केवल वैल्यू पुट करना था NS/NP। तो बेटा यहाँ पे टर्न रेशियो बोलो कितना दिया है 1:5, 1:5, ठीक है। तो यहाँ NS/NP दिया है बेटा, हाँ सिंपल सा रखो। प्राइम वोल्टेज कितना दे रखा है 200 दे रखा है। अच्छा तो इसको बेटा 1 मिनट के लिए इसको फार्मूले को NP/NS रख के सॉल्व कर लो। NP/NS इज इक्वल टू BP/VS। देखो NP/NS का रेशियो कितना दिया 1:5 इज इक्वल टू BP बेटा कितना दिया है 200। अरे सर अब तो सॉल्व भी नहीं करना, कितना हो जाएगा 2 5 6 10, 1000 वोल्ट। क्या ये न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सिंपल था। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल हैज, वाह बेटा कितना बार हमने जब रिवाइज करा रहे थे मैंने कहा था, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैंने पैरामैग्नेट, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेट तीनों का बेटा मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी बताया था, और मैंने तुम्हें बताया था यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और देखो बेटा डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी क्या था, हमने बताया था स्मॉल और निगेटिव होता है। पैरामैग्नेटिक का बता दो बेटा स्मॉल होता और पॉजिटिव होता, और अगर फेरो की बात करें तो उनका लार्ज और पॉजिटिव होता। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बना था। अगला क्वेश्चन, इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें तो मैंने बताया था बेटा एन फॉर निगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखो बेटा मिराज फॉर्मेशन इज, है ना, डेजर्ट इज ड्यू टू, जो मिराज का फॉर्मेशन है हिंदी में इसको मरीचिका बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है तो बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट दिन के रिवीजन का क्वेश्चन आया टीआर, बेटा लास्ट दिन के रिवीजन का 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट अभी देखना, यहाँ से तुम बताएंगे। ये भी लास्ट में टीआईआर मैंने एप्लीकेशन पढ़ाया था। चलो डायमंड, टीआईआर, ये सारी चीजें, ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों एप्लीकेशन पढ़ाए थे ना इसके टीआईआर के, देखो क्वेश्चन आ गया। और बेटा उसी समय मैंने तुम्हें क्रिटिकल एंगल वाला पढ़ाया था ना बेटा, साइन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, या इसमें सिंपल सा फार्मूला ही बन जाता था, साइन सी क्रिटिकल एंगल जो होता है 1/μ होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, म्यू पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सिंपल क्वेश्चन, ये सब लास्ट क्लास के रिवीजन का था। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो था,
जब मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा था रिफ्लेक्शन वाला तो मैंने कहा था बेटा प्लेन मिरर अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने ओरली ऐसे बताया था, ये मैंने ओरली बताया था बेटा, मैंने लिखवाया नहीं था प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। देखो ओरली बताए गए क्वेश्चन बेटा, इसलिए कहते हैं ना क्लास के दौरान बताए गए हर शब्द बेटा अमृत के समान होते हैं, पी जाओ तुरंत। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, प्लेन मिरर का बेटा इनफाइनाइट होता है। अगला क्वेश्चन द फार्म, और ये सब बेटा कॉमन क्वेश्चन है, हमने फिजिक्स में ऐसे देखे हैं या कोई भी चीज, देखो नर्सिंग एग्जाम बेटा बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर बार हम लोग यही बोलते हैं कि बेटा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखो। अगला देखो द फॉर्मेशन ऑफ वेव, ये बेटा लास्ट क्लास में मैंने ये दो क्वेश्चन, मैंने कहा था तुम वेव को बहुत डिटेल में मत पढ़ो, लेकिन हमने तुम्हें ऑर्गन पाइप और इन सब का क्लोज ओपन का केस और वेव का बेटा मैंने बीट के बारे में कितना सुंदर तरीके से पढ़ाया था, एकदम डिक्टो बेटा नोट्स अभी तुम्हें दिखाएंगे, वहीं से क्वेश्चन आ गया द फॉर्मेशन ऑफ बीट इज कॉज्ड व्हिच टू वेव। तो बेटा हमने बताया था जब उसमें स्लाइटली फ्रीक्वेंसी का क्या हो डिफरेंस हो तभी बीट बनता है, जब फ्रीक्वेंसी का स्लाइटली डिफरेंस तो क्या बनता बीट। और देखो दूसरा क्वेश्चन भी व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, इसलिए तो बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा f1 माइनस f2 होता है, f1 माइनस f2 होता है, ये दोनों अभी तुम्हें नोट्स में दिखाएंगे बेटा, डिक्टो मैंने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखो इन ये भी बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और इन्हीं सब क्वेश्चनों के लिए भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेटा, बहुत अपने आप पे हमको ये फील हो रहा है कितना हमारा जो है एक अनुभव काम दिया, अनुभव ही बोलेंगे बेटा 10 साल का, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सब मैंने लास्ट में कहा था फोकल लेंथ का बेटा, जब लेंस का जो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन होता है तुम लोग के लेवल का बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, तो जो क्लोज कॉन्टेक्ट में उनका सेपरेशन वाला नहीं, मैंने सेपरेशन वाला फार्मूला भी नहीं पढ़ाया था, हमने कहा था जब दो लेंस को क्लोज कॉन्टेक्ट में रखेंगे और फोकल लेंथ पूछे तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, और उसमें मैंने कहा था बेटा लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो उससे फर्क नहीं पड़ता। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है एंड अ कॉन्केव लेंस विद अ फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर दिया है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद, देखो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, मैंने यही शब्द बताया था, व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कितना प्यारा सिंपल सा फार्मूला, क्यों बेटा कह रहे थे, ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, ये न्यूमेरिकल थे लेकिन एक लाइन वाले थे, तो बस इतना ही तो करना था। यहाँ पे f1 1/20 और यहाँ पे बेटा +1 माइनस यहाँ पे कर देते 10, बस इसी का बेटा नेट निकाल लो या इक्विवेलेंट, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व, -20 सेंटीमीटर निकाल लो, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अगला सा बेटा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट ट्रैवलिंग कॉइल कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय, बहुत प्यार से बेटा मैंने पढ़ाया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैंने कहा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है इसके बारे में, और अच्छे से बेटा एक बार बताओ अपने हाथ के लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को, अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाओ, तो मैंने कहा था थंब बोलो किसको बताता है, फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, और इसका बेटा जो इंडेक्स फिंगर होता है ये किसको बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और जो मिडिल फिंगर होता है ये बेटा किसके वेलोसिटी ऑफ करंट के डायरेक्शन को बताता है। क्लियर है, कितना आसान था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये सब क्वेश्चन बेटा देखो डायरेक्ट जो दो पन्नी की नोट्स थी हमने सब कुछ इससे देखो अभी सारी चीज दिखाते बेटा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड ऑन, बोलो इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करता था, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये तो फैराडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ था। चलो अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कूलम्ब फोर्स डिपेंड ऑन, अरे बेटा ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज और डिस्टेंस पे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो बेटा चार्ज पे भी और डिस्टेंस पे भी। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा टेस्ट में कई बार ये क्वेश्चन आया है, टेस्ट में कई बार आया है, बोलो किस पे करता है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, कई बार टेस्ट में क्वेश्चन आया है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस व्हिच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, अरे बेटा आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सोचना ही नहीं था टेम्परेचर। अगला 4, हाँ ये एक और न्यूमेरिकल आया था, अब इसमें भी रोना धोना मचाया था, न्यूमेरिकल कठिन था, कहाँ कठिन था, इसमें भी फार्मूला बेस्ड था बेटा। इसमें बस तुमसे क्या पूछा था कि 4 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, सबका रेजिस्टेंस क्या था, R था, R कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर, बेटा पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट वर्टिक्स, दो एडजेसेंट वर्टिक्स का पूछा था, क्या होगा इसका आंसर आ रहा है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इसने सिंपल सा बोला कि 4 रजिस्टर है R के,
तो बेटा उनका पूरा का पूरा एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो अगर इसकी हम बात करें 4 रजिस्टर की, तो मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक मान लो ये हो गया, और इन्हीं के अराउंड हमसे पूछा है नेट क्या होगा। तो बेटा तुम्हें स्क्वायर में जब इसको अरेंज किया तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, देखो ये दोनों सीरीज, और सबका आर था, आर था, आर था और आर था, तो ये दोनों तो बेटा तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं और ये दोनों भी तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं। तो अगर तुम इनको पहले निकालोगे सीरीज में, तो इनका बेटा कितना आएगा सीरीज में, अगर यहां से देखें तो यहां से आर आर सीरीज में बेटा क्या होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो यहां से आर आर कितना हो जाएगा 2R, इसका भी कितना हो जाएगा 2R, सिंपल है ना। सीरीज में क्या होता है R इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 सो ऑन, तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों बेटा एक दूसरे के पैरेलल हो गए, अब तुम पैरेलल हो गए तो पैरेलल में निकाल लो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वहीं से रख के तो करोगे बेटा तो इसका आंसर R आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा हम लोग कई बार है ना टेस्ट सीरीज के दौरान सॉल्व किए थे, इतनी गहरे से तो फिजिक्स पढ़े ही थे, अब इसमें थोड़ा ही कठिन था बेटा। अगला क्वेश्चन, बाई हाउ मेनी, देखो बाई हाउ मच विल द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज। अरे बेटा इसमें ये क्वेश्चन तो मैंने केमिस्ट्री में कितनी बार करवाया है। मास नंबर एटॉमिक नंबर की बात करें, मैंने देखो केमिस्ट्री में बेटा रेडियोएक्टिविटी नहीं दी रहती है, फिर भी मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी पढ़ाता हूँ, तो मैं उस समय बेटा मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर एटम, न्यूक्लियर और डोल नेचर, उसका 90% कंटेंट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे देता हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ बेटा 90%, चाहे मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, चाहे मैं नीट की बात करूँ, हर जगह ही करता हूँ। और वहीं पे बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि जब अल्फा का डिके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर 4। अभी बेटा 2 अल्फा डिके हो रहा है तो एटॉमिक नंबर कितना 4 घट जाएगा और मास नंबर कितना 8, तो इसका ऑप्शन क्या था 8 और 4। सिंपल क्वेश्चन था। देख लो बेटा फिजिक्स भी बहुत आसान तरीके से इन्होंने दिया था, बहुत कठिन नहीं था, बस एन अल्फा। और बेटा ये देखो क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, इसको भी मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है एंड बायो इसमें फिजिक्स में तो मैंने रिवाइज करा था, इसको मैंने केमिस्ट्री में भी कई बार बेटा बताया। कभी भी अल्फा पार्टिकल किससे मिलके बना, कंपोज्ड, तो मैंने कहा था हमेशा बेटा, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं इधर, अल्फा पार्टिकल, तो मैंने कहा था आयोनाइज्ड हीलियम एटम को ही क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। 2 बातें मैं हमेशा पढ़ाता था, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम को ही प्रोटॉन बोलते हैं और आयोनाइज्ड हीलियम एटम को ही बेटा क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो आयोनाइज्ड हो गया मतलब इस पे 2 + चार्ज आ गया। अब तुम यहाँ सिंपल देखो एटॉमिक नंबर बेटा इसका कितना होता है 2, मास नंबर कितना होता है 4, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है तो 2 प्रोटॉन हो गया। और बेटा न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 4 - 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आयोनाइज्ड हीलियम एटम मतलब अल्फा पार्टिकल में होते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, बेटा मैंने कितने सुंदर तरीके से पढ़ा था, एनर्जी की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर लीटर होती है। ये मैंने केमिस्ट्री में अगेन पढ़ाया था जब थर्मोडायनामिक पढ़ाते हैं, एटमॉस्फेयर लीटर एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट होती है और सबसे छोटी यूनिट बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां पर हमने सिखाया भी था बेटा तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन बहुत अच्छे से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हम लोग देखे हैं, तो इसमें बेटा एनर्जी हो जाता। अगला क्वेश्चन, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। ये सब फ्री के क्वेश्चन थे बेटा, तुम्हें फार्मूला वर्क डन का पता था, W = Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। और यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, cos 90 का मान 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। द स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये बेटा देखो कितने सुंदर तरीके से हमने पढ़ाया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन बताएगा, और बेटा अगर इसके एरिया की बात करते तो एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। आगे बढ़ोगे एक्सेलरेशन, पीछे जाओगे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके मैंने इसे पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच वर्क इज डन बाई ग्रेविटी इन सर्कुलर मोशन। बेटा अब सर्कुलर मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स और बोलो आर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगेन तुम बता दो बेटा इसकी वजह से वर्क डन क्या 0। और ऐसे भी सोच सकते थे बेटा, सिंपल सा तुम मुझे बताओ, जो ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, और कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो बात पर डिपेंड ही नहीं करता, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वर्क डन तो 0 होगा ही। तो ऐसे भी सोच सकते थे इसको। चलो आगे देखो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा सोचना था, हालांकि ज्यादा नहीं, बस हल्का सा इसमें दिमाग लगाना था। देखो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा सब लोग बोलो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या पढ़ाए थे, H = जल्दी बोलो 2u स्क्वायर sin² थीटा अपॉन 2g। ये तो फार्मूला था बेटा।
बोलो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था, ये था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ साफ साफ तुम देखो बेटा, सबसे पहला ऑप्शन डज नॉट डिपेंड, तो कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या इस फार्मूले में कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है? पहला ही ऑप्शन इसका बेटा सही था कि टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड। लेकिन तुम आगे बढ़ जाओ, देखो यू देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी होती है, इस पर डिपेंड करेगा। अब बेटा अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी पे तो डिपेंड करेगा, जी तो है ही है, और उसके अलावा एंगल पे भी करेगा, तो इसमें किस पे नहीं करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं थोड़ा सा हार्ड इन्होंने दे दिया था। ये क्वेश्चन फिजिक्स का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करके थोड़ा दिमाग लगा के आता। हालांकि फार्मूला जिसको याद था और थोड़ा सा कोरिलेट करना जानता था, इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलो। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज v और द रेडियस ऑफ प्लेनेट इज हाफ। बेटा उस प्लेनेट का रेडियस ये हाफ कर दिए ऑफ अर्थ एंड इट्स डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी बेटा 8 टाइम कर दिए, है ना, डेट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ से रेडियस आधा कर दिया और डेंसिटी 8 गुना कर दिए। कह रहे हैं व्हाट वुड बी द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पे क्या होगा, है ना, ऑफ द प्लेनेट, तो मतलब अर्थ से हमको कंपेयर करके बताना है। अब देखो बेटा, सबसे पहले बताओ एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 gm अपॉन r, ये r ही बोल दो। अब बेटा यही तो फार्मूला होता है। अब यहीं से तुमको कंपेयर करना है, अगर यहीं से, और देखो अब तुम्हें डेंसिटी यहां पे लाना है। बेटा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग बहुत बार किए रहते हैं, कंपैरिजन के कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब तुमको अच्छा बताओ, डेंसिटी अगर लाना है, तुम्हें फार्मूला पता है, तो यहाँ मास की जरूरत नहीं, तो यहाँ से बेटा सिंपल सा फार्मूला सोचो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अर्थ बेटा यहाँ पे अगर प्लेनेट की बात करें तो स्फीयर की बात करें, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहीं से सोचना था। अब तुम बताओ मास की जगह बेटा इसको पुट कर सकते हो, बिल्कुल सुंदर सी बात है, यहाँ से पुट करो। तो यहाँ पे अगर मास की जगह इसको पुट करोगे, डेंसिटी फार्मूले में लाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी से करो थोड़ा सा। तो यहाँ हो गया 2g, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर, है ना, ये तो रखेंगे बेटा, और इनटू क्या रख देंगे, डी, डेंसिटी तो वही है, ये सब अंडर रूट में रहेगा। अब यहाँ से देखो बेटा, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ आर स्क्वायर बचा। अब तुम यहाँ से देखो बेटा, सिंपल सी बात तुम्हें दिख रही, देखो जी तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो मुझे केवल यही तो देखना है। तो यहाँ से बेटा जो भी कांस्टेंट नहीं है उसको बाहर निकाल लो, तो बी, ये अंडर रूट कितना बचा, आर स्क्वायर डी, यही तो है, बस इतना ही तो तुम्हें सोचना था। और यहाँ तुम सब देखो, रेडियस को इसने आधा कर दिया, तो अगर रेडियस को इसने आधा कर दिया, तो रेडियस आधा का मतलब हो गया स्क्वायर में, तो 1/4 हो गया, और डेंसिटी इसने क्या कर दी, 8 टाइम कर दी। अरे बेटा इतना आसान कैलकुलेशन, कह रहे हो फिजिक्स कठिन थी, सिंपल सा लग गया, अंडर रूट 2b हो जाएगा, ठीक है ना, कठिन क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई रहती। तो बेटा ये हो गया। लास्ट में क्वेश्चन है, आना हॉरिजॉन्टल सरफेस द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ। अरे बेटा कितनी बार पढ़ाए हैं, बोलो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो पार्टिकल को कितने डिग्री फेंकेंगे, 40, पैटर्न क्वेश्चन रहता है 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो इसी के साथ बेटा फिजिक्स हो गया कंप्लीट। और मैंने कहा था हम फिजिक्स का तुम्हें जरूर प्रूफ देंगे, तो अब बेटा प्रूफ का समय आ गया। आओ तुम्हें दिखाते हैं ये 24 क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए थे, ये हमारे डायरेक्ट फिल्टर नोट से आए हैं, जो मैंने लास्ट में 17-18 दिन में बच्चों को मैराथन क्लास लेके पूरी फिजिक्स सिखाई थी। आज है, देखो बेटा सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल कराया था, डायरेक्ट फार्मूला 2 ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया था, उसमें से पॉइंट आया था बेटा। अगला देखो, ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो मैग्नेटिक सेंसिबिलिटी पूछा था, किसका बेटा, डायमैग्नेटिक का, देखो क्या होता था, निगेटिव और स्मॉल। तीसरा क्वेश्चन बेटा जो चार्ज कैरियर पूछा था, अगर हम बात करें एन टाइप में, तो मैंने बताया था मेजॉरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा ये। चौथा क्वेश्चन देखो, जो एप्लीकेशन ऑफ टेयर, लास्ट क्लास में बेटा जो हमने मैराथन लिया था उसमें से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, देखो ये मिराज जो बेटा टेयर का एग्जांपल था। चौथा, पांचवा ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मैंने पढ़ा था, डायरेक्ट डिपेंड करता है इस पे, पांचवा। छठवां बेटा मैंने ओरली पढ़ा था कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, उसी समय बताए थे। अगला पॉइंट देखो बेटा, सातवां क्वेश्चन देखो, मैंने वेब पे कहा था बेटा बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस हल्का हल्का चीजें देख लो, उसमें से मैंने कहा था बीट जरूर देख लो। देखो बीट पे क्वेश्चन आया, स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बेटा बीट प्रोड्यूस करता है, और हमने बताया था जो बीट होता है इसका फार्मूला V1 - V2, देखो दोनों पे क्वेश्चन बना, 7 और
8। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो बेटा 9। हमने ये भी बताया था बेटा लेंस जब भी कांटेक्ट में रहते हैं, लेंस जब भी क्या रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो मैंने बताया 1/f इक्विवेलेंट, यही फार्मूला। मैंने कहा था सेपरेशन वाला क्वेश्चन बेटा आता भी नहीं है, केवल कांटेक्ट वाला आता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। यही कह रहे हैं बेटा कि एक माँ सरस्वती की कृपा है कि हम लोग जैसा जो कहते हैं एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही आता है। इसी को अनुभव, इसी को कृपा, इसी को जो मन के वो कह सकते हैं बेटा। और भरोसा करो इस चीज़ पे, भरोसा करो सृजन पे, भरोसा करो अपने शिव सर पे बेटा। हमेशा हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। हम इस फील्ड में आए इसीलिए है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा कर सकें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ये देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने जो पढ़ाया था बेटा, डिक्टो उसी पे क्वेश्चन देखो ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये जो फैराडे का लॉपर था ये बेटा डायरेक्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये तो बेटा सिंपल फार्मूला था कूलॉम लॉ वाला 12 नंबर। 13 नंबर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट वेबर होती है, तो कई बार टेस्ट में भी आया था बेटा 13। 14 नंबर देखो बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 15 बेटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट सीरीज में R1 + R2 पैरेलल में, वो तो बेटा फार्मूला बेस्ड सिंपल सा 15 नंबर क्वेश्चन। 16 देखो बेटा, अच्छा 16, 17, 18 बेटा तीनों क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं दिए हैं, वो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व कराए, वो डायरेक्ट अपनी केमिस्ट्री से आए थे। और 19 नंबर बेटा जब परपेंडिकुलर होता है देखो फोर्स, तो वर्क डन क्या आया था, 0 आया था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्सेलरेशन देता है, स्लोप टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा इसमें बेटा हो गया, ये h का जो फार्मूला हमने मैक्सिमम हाइट का पढ़ाया था। और उसी समय क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, ये स्किप वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 23 देखो 45 डिग्री पर फेंकने पर रेंज मैक्सिमम होती है। ये बेटा 23 क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे सामने प्रूफ है। इसके लिए हमने अगेन बता रहे बेटा कोई पोथी पत्रा नहीं पढ़ाया था, बहुत सिंपल फिल्टर नोट्स पढ़ाया था बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हम एग्जाम में जो सिलेक्शन मैटर करता है बेटा, कि हम केवल राइट कंटेंट को पढ़ें, हम फिल्टर चीज़ों को पढ़ें बेटा। हमको कचरा नहीं जमा करना अपने दिमाग में, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी हैं जो बेटा हमने तुम्हें दिया और यहाँ से सब कुछ आया बेटा। इस चीज़ को इतना फैला दो, जो भी बच्चे जो है हमारे बच्चे जिनके पास भी ये नोट्स है, और कोई भी हो उसको अच्छे से दिखाओ बेटा, अच्छे से बताओ कि हम लोग क्या किए हैं। अगला देखो बेटा, हाँ इतना होने के बाद में अब बेटा लास्ट पोर्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड का। नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेटा मैंने बताया था बायो का लगभग 12 से 13, और इस बार देखो 14 क्वेश्चन डायरेक्ट बायो से। तो बेटा लास्ट पोर्शन अब है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, और हमने जैसा कि कहा था नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेटा डायरेक्ट जो है 12-13 क्वेश्चन, और इस बार 14 क्वेश्चन डायरेक्ट बायो से आए हैं। नर्सिंग वाले सर ने तो बेटा तुम्हें जो पढ़ाया था पढ़ाई था, हम इसमें दिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट बायो से बेटा हमने 14 क्वेश्चन डायरेक्ट नर्सिंग का सही करवाया है। देखो ध्यान से बेटा, नर्सिंग का क्वेश्चन पहला, सबसे पहला स्ट्राइसन रिफर टू प्रोसेस ऑफ। बेटा मैंने कितनी बार पढ़ाया कि ऑपरेशन थिएटर से पहले जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं स्ट्राइसन किया जाता है, उसका सिंपल सा रीजन होता है रिमूविंग ऑल माइक्रोब इंक्लूडिंग स्पोर को हटाना। सिंपल बेसिक क्वेश्चन था बायो का। अगला ए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, कितनी बार पढ़ो बेटा, 1.5 लाख से 4.5 लाख, यही होता है। द बेस्ट साइट फॉर मेजरिंग एडल्ट पल्स, बेटा कितनी बार पढ़ाए हैं, पल्स को मेजर करने का सबसे बेस्ट साइट क्या होता है, रेडियल आर्टरी। अगला अ पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर रिस्क, बेटा हाई ब्लड प्रेशर के केस में मैंने कितनी बार बताया स्ट्रोक का खतरा होता है। किसका खतरा, स्ट्रोक का। ये सारी चीजें हमने बायोलॉजी के दौरान जो सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाए थे वहां बेटा हमने ये सारी चीजें बताई थी। क्लियर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, कितनी बार बेटा पढ़े हो, 95 से 100% होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट। अगला देखो द मोस्ट, इसका सिग्माइड कर्व भी हमने पढ़ाया था। अगला द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन, बेटा कहीं भी अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग कितनी बार क्रिएटिनिन का टेस्ट कराते हैं, तो सिंपल सा था क्रिएटिनिन लेवल। क्लियर। अगला द लार्जेस्ट आर्टरी, बेटा अगेन आ गया वही एरोटा, सिंपल क्वेश्चन। अगला आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, कितनी बार पढ़ा है, एनीमिया। अगला ऑक्सीजन थेरेपी इज प्राइमरीली यूज्ड टू ट्रीट, बेटा मैंने ये जो हिपोक्सिया होता है हमने बताया था, हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं बेटा, जब हमने बताया था ये हमने जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे हेनरी लॉ, तो हमने कहा था जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती, तब भी मैंने ये प्रॉब्लम पढ़ाया था ना। तो इसके केस में बेटा क्या होता है, जब और अगर इसमें ऑक्सीजन कमी होगी तभी तो हम लोग क्या ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, तो इसमें यही प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हिच देखो डिपार्टमेंट डील विद द बोन, बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, आर्थोलॉजी। अगला देखो ये भी मैंने डिस्कस किया। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे,
व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट। तो बेटा ये भी हम लोग कई बार चर्चा किए हैं, 60 से 100 बीट होता है वुमेन में अगर नॉर्मल पल्स रेट की बात करें। अगला ये क्वेश्चन बेटा अभी पढ़ाए थे, मेन काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी का देखें तो मेन काम। अगला ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो बेटा स्पेग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसको मेजर करते हैं, ये पर भी हमने कई बार इसका डिस्कशन किया है बायो में। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल आर, बेटा फिर से वही इम्यूनिटी के लिए कौन होता है, WBC होता है। तो टोटल 14 क्वेश्चन बेटा ये डायरेक्ट बायो से आए हुए थे, केवल 10 क्वेश्चन नर्सिंग से अलग से थे, और ये बेटा हमने बायो में पढ़ाए थे और नर्सिंग वाले सर ने पढ़ाए थे। तो इस तरह से बेटा पूरा का पूरा नर्सिंग का पेपर हमने देखा। और बेटा इंग्लिश के लिए भी थोड़ा टाइम का कमी है, इसलिए नहीं तो मैं इंग्लिश का भी दिखाता हूँ, वो तो बेटा सबके पास है भी कि हमने जो भी जैसा भी पढ़ाया था अपने टेस्ट सीरीज से और अपने DPP से, उन्हीं से पेपर। तो बेटा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज बस इतना ही था कि सबसे पहले ये उन लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने हम पे उंगलियां उठाई, जिन्होंने हम पे संदेह किया। और बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पज ये था कि जो भी हमारे बच्चे किन्हीं वजहों से उनका नंबर कम आ रहा है तो बेटा बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। पहले ये सोचो कि 6 महीने में जब हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग 85-90 तक का टारगेट कर सकते हैं, तो बेटा एक और एफर्ट डालेंगे। ये तुम समझ लो बेटा, अगर एक बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिल गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो किन्हीं वजहों से अगर तुम्हारे साथ कोई भी दिक्कत हुई हो, सबसे पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइफ में कोई डिसीजन लेने से पहले, जैसे हमने एक प्लान ए बनाया, अगर हमारा प्लान ए असफल हुआ तो प्लान बी बनाने से पहले या प्लान बी पे जाने से पहले बेटा एक बार से दिल से सोचा जाता है कि हमने प्लान ए के लिए 100% एफर्ट डाला था। तो बेटा अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे तो ये समझ लो कि अगर यही पूरा 1 साल की मेहनत होती तो हम लोग का कितना अच्छा स्कोर जाता। तो यही सब थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनाओ अपने अंदर, निराश होने से बेटा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। हमेशा जिंदगी में एक होप बना के ही चलना चाहिए। जो भी हुआ जैसे भी हुआ, सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करो, कमी कहाँ रह गई, हमने कितना एफर्ट डाला, जो हमने 100% बातें बेटा बताई क्या उसको तुम लोग ने सही से फॉलो किया या कब फॉलो किया, कितना। क्योंकि बेटा एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई छोटा बड़ा एग्जाम हो, एक टाइम पीरियड होता है, पूरा उतने टाइम पीरियड तक हमको त्याग करना ही करना होता है। तो क्या बेटा सबने इतना त्याग किया? अगर नहीं किया तो बेटा निराश मत हो, अपनी कमियों को जानो और फिर से एक बार बेटा हमारे साथ फिर से लगो। हम वादा करते हैं बेटा कि अगर हम 6 महीने में इतना अच्छा करा सकते हैं तो 1 साल में बेटा हम क्या नहीं करा सकते। तो बेटा हम लोग इसी जुनून के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए थे या जिनका बेटा कुछ भी गड़बड़ हुआ हो, बिल्कुल निराश ना हो। और नया बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें बेटा इस बार बहुत आसान तरीके से टाइमली पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे और बेटा साल भर एफर्ट डाला जाएगा कि जिससे एग्जाम से पहले बेटा हम लोग इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें कि एग्जाम में कोई भी लैग का चांस ना रहे। और बेटा निराश बिल्कुल मत हो, बेटा अपने अंदर से निराशा को पूरी तरह से हटा दीजिए और एक नए उत्साह के साथ लग जाइए। और बेटा मेरी हमेशा एक बात जो हमेशा बोलते हैं उसको याद रखिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो बेटा मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।